हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है सिविल फंडामेंटल ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि हमने जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट किया था, तो उस पॉइंट पर हमने कुछ सब्जेक्ट्स को पार्ट 1 में कन्वर्ट करा था कि पार्ट 1 में हम वो सब चीज़ें पढ़ेंगे और उसमें बताया गया था कि उस पार्ट 1 की जो वेटेज होती है, वो अप्रॉक्स 50 टू 60% होती है। और इन सब्जेक्ट्स को पार्ट 1 में कन्वर्ट क्यों करा गया था या पार्ट 1 में हम पढ़ा क्यों रहे थे? या ये बोला जाए कि पार्ट 1 में क्लासिफाई क्यों करा गया? क्योंकि ये जो हमारे 7 से 8 सब्जेक्ट थे, ये सारे एक दूसरे से इंटरलिंक थे, जिसमें हमने 3 पार्ट्स में इसे डिस्क्राइब करा था। एक एनालिसिस पार्ट हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की स्टार्टिंग में भी देखा था कि एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी मेंबर में फोर्सेस, मूवमेंट्स या रिएक्शन का कैलकुलेशन करना। तो इसमें हमने 2 सब्जेक्ट्स को डाला था, एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये हम कवर कर चुके हैं। एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जिसे हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट था इसका स्ट्रक्चरल डिजाइन। अब स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में सारी डिजाइनिंग आती है। अब डिजाइनिंग या तो हम आरसीसी के अंदर करते हैं या हम स्टील के अंदर करते हैं। क्लियर है पार्टी वालों? उसके बाद था स्ट्रक्चरल थ्योरी, मतलब एक स्ट्रक्चर की थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या क्या है। उसमें हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था, कंक्रीट के बारे में पढ़ना होता है और एस्टिमेशन कॉस्टिंग के बारे में पढ़ना होता है। ये 7 सब्जेक्ट है और ये ऑलमोस्ट 60% वेटेज कवर करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन की। ऑल्दो अब आपका क्वेश्चन ये आया कि सर बाकी भी तो 40% करते हैं या 50% करते हैं। बिल्कुल करते हैं, और बाकी सब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक डायरेक्टली नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट इंटरलिंकेज है। अब सोच के देखो, अगर मैं आरसीसी आपने कॉलेज में थोड़ा सा पढ़ा होगा, आरसीसी में मुझे बेंडिंग के लिए भी डिजाइन करना पड़ता है और शीयर के लिए भी डिजाइन करना पड़ता है। क्लियर है? आरसीसी का मतलब होता है रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। जब मुझे कंक्रीट के बारे में पता ही नहीं होगा, तो मुझे बेंडिंग मोमेंट और शीयर फोर्स के बारे में पता नहीं होगा, तो ना ही मैं आरसीसी डिजाइन कर सकता और ना ही मैं स्टील स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकता। तो इसीलिए मैंने उस टाइम भी कहा था कि सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी रहेगी एनालिसिस वाले पार्ट को कवर करना। उसके बाद स्ट्रक्चरल थ्योरी वाले पार्ट को कवर करना, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट और एस्टिमेशन कॉस्टिंग होते हैं। एक बार हमें बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट और एस्टिमेशन कॉस्टिंग पूरे कर लिए एक बार हमने, तो उसके बाद हम डायरेक्टली डिजाइनिंग पर बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको आरसीसी में ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि M20 का मतलब क्या होता है या FE250 का मतलब क्या होता है, क्योंकि वो चीजें हम कंक्रीट के अंदर ही कवर कर चुके होंगे। क्लियर है पार्टी वाला? ठीक है, तो ये 7 के 7 सब्जेक्ट्स एक दूसरे से इंटरलिंक रहते हैं कहीं ना कहीं। तो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ठीक है, इन सब्जेक्ट्स में से ना वेटेज किसी की भी कम ज्यादा हो सकती है। आजकल के कंपटीशन को देखते हुए ये 7 सब्जेक्ट इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें अगर किसी की कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होगी, तो इसके अंदर जो एक्यूरेसी होती है ना क्वेश्चन को सही करने की, वो ऑलमोस्ट 90 टू 100% होती है। क्यों? क्योंकि या तो न्यूमेरिकल आते हैं या कोडल रिकमेंडेशंस पूछी जाती है या कंक्रीट एस्टिमेशन या बीएमसी में से कोई कंसेप्चुअल पार्ट पूछ लेगा। हाँ, जब आप बाकी सब्जेक्ट्स में जाओगे, जैसे कि इरिगेशन में, हाईवे में, हाइड्रोलॉजी में, सर्वे में, वहां पर थ्योरी बहुत ज्यादा डीप पूछ ली जाती है, तो वहां पर गलती होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं। यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ो इन 7 सब्जेक्ट्स को और बाकी 7 सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ो। आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि इन 7 सब्जेक्ट्स की या स्ट्रक्चर वाले पार्ट की वेटेज और एक्यूरेसी कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी रहती है। और हमारा पार्ट है एक्यूरेट करना क्वेश्चन। अगर मैं 10 में से 8 क्वेश्चन करता हूँ,
तो मैं चाहूँगा मेरे 8 ठीक हो। इंस्टेड ऑफ दिस मैं 10 में से 10 कर दूँ और 4 गलत कर रहा हूँ। क्लियर है पार्टी वाला? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी स्ट्रक्चरल एनालिसिस का सेकंड सब्जेक्ट, जो कि है स्ट्रक्चर एनालिसिस। फर्स्ट था हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसके बाद आप कोई भी सब्जेक्ट दे सकते हो, हमने सारे दे रखे हैं ऐप पर। बट पॉइंट इज दैट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप बीएमसी कंक्रीट और एस्टिमेशन से स्टार्ट करो इसके बाद, ताकि फाइनली हम डिजाइनिंग पर उसे खत्म कर दें। क्लियर पार्टी वाला? वैसे भी तो किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में सबसे पहले उसका एनालिसिस करना पड़ता है। फिर ये देखना पड़ता है उसमें कौन कौन से मटेरियल लगेगा, ब्रिक, सीमेंट, कंक्रीट, फुटिंग, ठीक है, या हमारा स्टोन। क्लियर है पार्टी वाला? फिर उसका एस्टिमेशन करा जाएगा, कॉस्टिंग निकाली जाएगी, और फाइनली हम उसकी डिजाइनिंग करेंगे। तो डिजाइनिंग पार्ट सबसे लास्ट का पार्ट होता है, इसलिए उसे हमने यहाँ पर तीसरे नंबर पर रखा है। अगर इस तरह से पढ़ोगे तो मैं एश्योर करता हूँ कि आपको सब्जेक्ट में कंफ्यूजन नहीं होगी। नॉर्मल क्लासेस या कोचिंग्स में क्या होता है, सोम स्ट्रक्चर के बाद आरसीसी करवा दिया जाता है, जबकि बच्चे को कंक्रीट के बारे में नहीं पता। ऑल्दो हो सकता है आपने कॉलेज में अच्छे से पढ़ा हुआ हो, बट फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि इतने बेसिक कवर नहीं हो पाते कॉलेज के अंदर। तो एक सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक नया सब्जेक्ट, जो कि है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने दो तरह के स्ट्रक्चर पढ़े थे, एक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर और एक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। और ये पोर्शन हमने वहां पर कवर करा था शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट के अंदर। क्लियर है? तो वहां पर हमने डिटरमिनेशन डिटरमिनेसी पढ़ा था, हम इधर उसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। वहां पर उसकी जरूरत ये पढ़ने की इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि वहां पर हम सारे स्ट्रक्चर्स डिटरमिनेट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अगर थोड़ा बहुत ध्यान होगा तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हमने डायग्राम बनाया था, हमने कैंटिलीवर बीम के लिए डायग्राम बनाया था, और हमने क्या बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम के लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए थे। बट वहां पर हमने कंटिन्यूस बीम के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं बनाया, वहां पर हमने फिक्स बीम के लिए डायग्राम नहीं बनाया। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जितनी हम चीजें पढ़ते हैं वो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर से लिंक पढ़ते हैं, और स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर हम जितनी भी चीजें पढ़ते हैं वो सारी की सारी इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए पढ़ते हैं। ठीक है? दो ही तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट। अगर हमने दोनों को एनालाइज कर लिया, ये पता कर लिया कि दोनों में फोर्सेस और मूवमेंट्स कैसे निकाले जाते हैं, क्लियर पार्टी वाला, तो हमारा एनालिसिस वाला पार्ट कवर हो जाएगा। तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो एनालिसिस वाला ही है। ठीक है? क्योंकि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन से स्ट्रक्चर डिटरमिनेट है और कौन से इनडिटरमिनेट। क्यों पता होने चाहिए, ये हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे। सेकंड चैप्टर है, अब ये तो पता चल गया कि डिटरमिनेट है या इनडिटरमिनेट है। अब उसे एनालाइज कैसे करा जाएगा, मतलब कौन कौन से मेथड्स होंगे किसी स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने के लिए। तो सेकंड चैप्टर पढ़ लेंगे डिटेल में, तो उसके बाद पता चलेगा कि दो तरह के मेथड्स होते हैं, एक होता है फोर्स मेथड और एक होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब फोर्स मेथड में काफी सारे मेथड्स आते हैं, जैसे कि यूनिट लोड मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, कैस्टिग्लियानोस थ्योरम, मैक्सवेल थ्योरम, बहुत सारी चीजें हैं। उसमें से काफी हम डिफ्लेक्शन इन बीम्स, जो कि हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ रखा है, उसमें कवर कर रखा है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मेथड में तीन चार मेथड्स आते हैं, पर हमें मेजरली दो ही मेथड पढ़ ले हैं। एक है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, एक तो ये मेथड है, और दूसरा है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, एक ये मेथड है। डिटेल में इन दोनों को ही पढ़ना है, बाकी दो भी होते हैं। अगर मैं यहीं पर बता दूं, एक कानीज मेथड होता है और एक स्टिफनेस मेथड होता है।
स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। पर हमें डिटेल में दो के बारे में ही पढ़ना है, एक तो स्लोप डिफ्लेक्शन और एक मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? अब हमने स्ट्रक्चर्स को एनालिसिस कर लिया, मतलब फ्रेम्स और बीम्स को एनालिसिस कर लिया, बट एक तरह की और स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें बोलते हैं ट्रसेस। रेलवे स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे अपने शेड के नीचे लोहे के स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, सर्कुलर शेप के, जो ट्रायंगुलर फॉर्म में होते हैं, उन्हें बोलते हैं ट्रसेस। जब ट्रसेस का भी एनालिसिस कर लिया तो फिर हमें एनालिसिस करना है आर्चेज एंड केबल्स का। आर्चेज होती है या आर्क बोलते हैं इन्हें, या ब्रिजेस को कंट्रोल करने के लिए सस्पेंशन केबल्स लगाते हैं हम। क्लियर है? अगला टॉपिक है हमारा जो हमें एनालिसिस करना है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। अब इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? अब तक हम जब भी स्ट्रक्चर पर लोड लगा रहे थे तो वो एक स्टैटिक लोड था, मतलब एक रखा हुआ लोड। अगर वो लोड मूव कर रहा हो तो उसकी वजह से रिएक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शियर फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा और बेंडिंग मोमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हमें देखना है 7th चैप्टर में, जो कि हमारा होगा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। और फाइनल चैप्टर है मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस। इसमें दो तरह के मेथड पढ़ने हैं, एक स्टिफनेस मेथड और एक फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। क्लियर पार्टी वाला? जैसे ही हमारा ये वाला सब्जेक्ट कवर होगा, हमारा पहला पार्ट जो भी स्ट्रक्चर एनालिसिस का, जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चर एनालिसिस आते हैं, वो कवर हो चुका होगा। क्लियर है? मतलब आरसीसी स्टील का 50% पार्ट। उसके बाद जब मैं सेकंड पार्ट करूंगा, जो मैंने सेकंड नंबर दे रखा है स्ट्रक्चरल थ्योरी, इसमें बीएमसी कंक्रीट और एस्टिमेशन होगा। जब ये कवर करूंगा, आरसीसी का स्टील का मेजरली थ्योरेटिकल पार्ट कवर हो जाएगा। फिर तो सिर्फ हमें डिजाइन स्टेप को देखते हुए डिजाइनिंग करनी है, तो वो इतना ज्यादा आसान काम हो जाएगा कि आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज क्लियर होती जाएंगी। क्लियर है पार्ट ए वाला? चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक पर, जो कि स्ट्रक्चर एनालिसिस का फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी। अब डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी कुछ चीजों से समझते हैं। ठीक है, कि क्या होती है डिटर्मिनेसी और क्या होती है इनडिटर्मिनेसी। क्लियर पार्टी वाला? ठीक है, बट उससे पहले मुझे एक दो चीज देखनी पड़ेगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनकी डेफिनेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने इनडिटर्मिनेसी और डिटर्मिनेसी को 3 पार्ट्स में कवर कर रखा है। पहले पार्ट में हम बेसिक्स करेंगे, एक्चुअली में ये है क्या जो हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरे पार्ट में हम स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करेंगे, जिसे डी ऐसे डिनोट करते हैं। और तीसरे पार्ट में हम काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी, जिसे हम डी के से डिनोट करते हैं। इन पर 3 टाइप्स बेस्ड हैं, पर सबसे पहले मुझे बेसिक पता होना चाहिए, तो बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस को हम। तो सबसे पहला पॉइंट है, अ स्ट्रक्चरल सिस्टम जनरली कॉल्ड स्ट्रक्चर may be defined as an assembly of members such as bars, cables and flat sections with the purpose of transmitting external load to the foundation। मतलब एक स्ट्रक्चरल सिस्टम का एक फंक्शन होता है, वो क्या फंक्शन होता है कि उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। जैसे कि घरों में वॉल होती है, कॉलम होता है, बीम होते हैं, फ्लोर होता है, वैसे ही स्टील मेंबर में क्या होता है, फ्लैट बार्स होती हैं, केबल्स होती हैं, आई सेक्शन होते हैं, टी सेक्शन होते हैं, गर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो इन सब का काम है क्या कि जो भी हमारा एक्सटर्नल लोड आ रहा है वो इन पे लग करके फाउंडेशन में ट्रांसफर हो जाए। तो ये एक ट्रांसफर मीडियम की तरह काम करते हैं सारे मेंबर्स। ठीक है, अब क्लियर है पार्टी वाला? नेक्स्ट इज द एम ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस इज टू डिटरमाइन फोर्सेस एंड मूवमेंट्स इन वेरियस मेंबर्स। ये तो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को स्टार्ट करने से पहले भी बता चुके थे कि स्ट्रक्चर एनालिसिस का सिर्फ एक ही एम है, चाहे वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो या स्ट्रक्चर एनालिसिस हो, दोनों का एम एक ही है, फोर्सेस और मूवमेंट्स कैलकुलेट करना।
और डिफरेंशिएशन कहाँ पर आती है? जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल था, उसमें हम सभी डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स की बात करते थे, और जो भी हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस होगा इस सब्जेक्ट के अंदर, उसमें हम इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। अब क्या होते हैं डिटरमिनेट और क्या होते हैं इनडिटरमिनेट, ये ऑल्दो हम बेंडिंग और शियर फोर्स में बेसिक कवर कर चुके हैं, बट यहाँ पर भी हम थोड़ा डिटेल में उसे पढ़ लेंगे। मेरा पार्ट ए वाला पहला पॉइंट क्लियर है और दूसरा पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट कह रहा है टू डिटरमाइन दिस फोर्सेस एंड मूवमेंट्स वी जनरली यूज इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर पार्ट ए वाला? नहीं समझ आया? चलो समझते हैं। मान लेते हैं ये एक फिक्स बीम है, क्लियर है? अब इस पर जब लोड लगाएंगे तो उस लोड की वजह से यहाँ पर कोई रिएक्शन भी आएगी, मतलब कोई रेजिस्टेंस आएगा, कोई ना कोई मूवमेंट भी आएगा, क्योंकि ये डिफ्लेक्ट होकर रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो वो एम आ गया। कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आएगी अगर हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा होगा तो एनालिसिस का मतलब होता है फोर्सेस और मूवमेंट्स निकालना। तो यहाँ पर मुझे तीन चीजें निकालनी है, दो फोर्स और एक मूवमेंट है, हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स और मूवमेंट। अब अगर मुझे तीन चीजें निकालनी है तो मेरे पास तीन इक्वेशन भी होनी जरूरी है, ठीक है? क्यों होनी जरूरी है? कि मैं अगर मान के चलता हूँ 2x प्लस 3y इजिकल टू 8 है, अब आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि मुझे दो चीजें निकालनी है, x और y, तो मेरे पास एक इक्वेशन और होनी चाहिए इस तरह की। अगर ऐसी इक्वेशन है तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा, मतलब जितनी चीजें निकालनी है उतनी इक्वेशंस का होना जरूरी है। इन्हीं इक्वेशंस को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर है पार्ट ए वाला? या एक और तरह से समझाने की कोशिश की जाए तो कि अगर इस स्ट्रक्चर में ये तीनों के तीनों रिएक्शन लग रही हैं, इसका मतलब वर्टिकल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए वर्टिकल रिएक्शन आ गई, मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए मूवमेंट लग गया यहाँ पर एक अपोजिट में, क्योंकि यहाँ से ऐसा मूवमेंट आ रहा होगा, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग गया। मतलब अगर ये तीनों के तीनों लग रहे हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर कभी भी कोई मूवमेंट नहीं होगी। क्लियर है? इसके लिए तो हम पढ़ते हैं कि अगर किसी स्ट्रक्चर में समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू जीरो है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू जीरो है, और समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो है, अगर ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स जीरो होने का मतलब क्या? जितना एफ ऊपर से लग रहा था उतना ही वी नीचे से भी लगेगा, मतलब नेट जीरो। जितना मूवमेंट हमारा लोड की वजह से आ रहा था उतना ही मूवमेंट सपोर्ट के अंदर भी जनरेट हो जाएगा। क्लियर है? जितना हॉरिजॉन्टल फोर्स राइट साइड से आएगा उतना ही लेफ्ट साइड से भी लग जाएगा, मतलब दोनों का समेशन नेट इफेक्ट जीरो होगा। तो ऐसी सिचुएशन में तो स्ट्रक्चर हमेशा स्टेबल कंडीशन में रहेगा। इसीलिए इन इक्वेशंस को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम या इक्वेशन ऑफ स्टैटिक। समझ में आ गया बेसिक फंडामेंटल्स? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अब इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम और इक्वेशन ऑफ स्टैटिक दो केसेस में मेजर करे जाते हैं, एक 2D स्ट्रक्चर या प्लेनर स्ट्रक्चर। 2D स्ट्रक्चर मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर है इस तरह का, ठीक है, या कोई बीम है इस तरह का। क्लियर है? इसे हम इस तरह लिखते थे, समझ गए? तो ये 2D स्ट्रक्चर होता है, दो डायमेंशन एक जैसी होती है, तीसरी बहुत ज्यादा कम होती है कि थिकनेस बहुत ज्यादा कम है उसकी। क्लियर है? अगर दो डायमेंशन ही मेजर डायमेंशन कंसीडर होते हैं, जैसे स्लैब, स्लैब की थिकनेस बहुत कम होती है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई छत पे देखना अपनी ऊपर मुंह करके तो आपको लंबाई चौड़ाई ज्यादा दिखाई देगी और थिकनेस कम दिखाई देगी, या फ्लोर की देख लेना। तो ये 2D स्ट्रक्चर होते हैं। तो किसी भी 2D स्ट्रक्चर के अंदर
जो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है वो होती है 3। ये एग्जाम में पूछा जाता है इसकी नंबरिंग। क्लियर है? और इक्विलिब्रियम इक्वेशन का मतलब हमें समझा दिया आपको कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स जीरो, हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो और मूवमेंट जीरो। अभी तो मैथमेटिकल था। थ्योरेटिकल क्या था हमारा पार्ट, कि अगर किसी मेंबर में नेट वर्टिकल फोर्स जीरो होगा, मतलब जितना ऊपर से लग रहा है उतना ही नीचे से लग रहा होगा, तो कोई भी वर्टिकल मूवमेंट नहीं होगी। और जितना राइट साइड से क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा होगा उतना ही लेफ्ट साइड से एंटी क्लॉकवाइज लग जाए तो कोई भी रोटेशन नहीं होगी। और जितना लेफ्ट साइड से हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा होगा उतना राइट साइड से लग जाए तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स भी जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टैटिक का मतलब ये होता है कि अगर ये इक्वेशन एग्जिस्ट करती हैं तो मेरा स्ट्रक्चर हमेशा रेस्ट पोजीशन पर होगा। तो 2D के अंदर 3 इक्वेशन होती है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स जीरो, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो और समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। आपसे ये नहीं पूछेगा वो होती कौन कौन सी है, ये पूछेगा कि कितनी होती है वो बता दो 2D के अंदर। ठीक है? जब बात 3D की आती है तो 3D स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह से। ये स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है? क्लियर है पार्ट ए वाला? जैसे कि ये क्यूब एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसकी सारी डायमेंशन बराबर है एक दूसरे से। ठीक है? एक फ्रेम, फ्रेम कैसे, एक्स वाई और जेड तीनों एक्सेस एक ही पॉइंट पे लाई करती हैं, तो 3D स्ट्रक्चर है। तो एक 3D स्ट्रक्चर के अंदर तो टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो होती है वो होती है 6। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा कौन सी 6 होती हैं, वैसे पता होना चाहिए। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स जीरो, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो और समेशन ऑफ जेड एक्सिस में फोर्स जीरो, मतलब वाई एक्सिस में समेशन ऑफ फोर्स जीरो, एक्स एक्सिस में समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो और जेड एक्सिस में समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो। क्लियर पार्ट ए वाला? अब इसके साथ साथ कोरोस्पोंडिंग डायरेक्शन में मूवमेंट भी जीरो होगा। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है 3D स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है? चलिए अब बात करते हैं, हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन पढ़ ली, क्यों? क्योंकि इन्हीं इक्वेशन की हेल्प से मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में फोर्सेस और मूवमेंट्स को कैलकुलेट करता था। वहां पर आर ए आर भी कैलकुलेट करा करता था मैं, उसके बेसिस से मूवमेंट कैलकुलेशन हो जाता था। ठीक है? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्स को किस तरह क्लासिफाई करा गया। अब स्ट्रक्चर को दो तरह से क्लासिफाई करा गया। ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस स्ट्रक्चर कैन बी क्लासिफाइड एज, एक बोला गया डिटरमिनेट स्ट्रक्चर और दूसरे को बोला गया इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए देखते हैं डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट में फर्क क्या होता है। इनके एग्जाम्पल भी हमने उधर देख लिए थे, तो वहां पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अगर किसी को बेसिक डेफिनेशन जाननी हो तो वो एक बार शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का लेक्चर देख ले, वहां पर फर्स्ट टाइप में मिल जाएगा। चलिए सेम डेफिनेशन यहीं पे रिपीट करी जा रही है। इफ forces and movements can be found out by using equation of equilibrium, then the structure is called statically determinate। जैसे कि हम सिंपली सपोर्टेड बीम में सिर्फ जब भी लोड लगता था तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से ही समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स जीरो और समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो, सिर्फ इतना करके मैं रिएक्शन फाइंड आउट कर लेता था और फिर बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करता था किसी भी सेक्शन पर। सेम एज इट इज मैंने वहां पर ओवरहैंगिंग बीम के अंदर भी किया था और सेम एज इट इज वहां पर कैंटिलीवर बीम के अंदर भी कैलकुलेट करा था। तो इसीलिए इन बीम्स को डिटरमिनेट बीम बोला जाता था। समझ गए? अगर मैं बात करूं कि डिटरमिनेट बीम को एनालिसिस करने के लिए कौन सी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो सिर्फ
इक्विलिब्रियम इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है और किसी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ध्यान रखना। ये पार्ट हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कवर कर चुके हैं। वहां पे हमने रिएक्शंस भी निकाली और मूवमेंट्स भी निकाले। अब हमें यहाँ पर बात करनी है इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने बोला कि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर का एनालिसिस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में करा जाता है और इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का एनालिसिस हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर करा जाएगा। तो अब देखते हैं इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होते हैं। इफ फोर्सेस एंड मूवमेंट्स कैन नॉट बी फाउंड आउट बाय इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और इक्वेशन ऑफ स्टैटिक दोनों का मतलब तो एक ही है, अलोन। मतलब अगर फोर्सेस और मूवमेंट्स इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हेल्प से नहीं निकाली जा सकती, मतलब मुझे एडिशनल इक्वेशन की भी रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। चलो, सुनने के लिए तो डेफिनेशन अच्छी लगी, ठीक है। ये भी देखने को मिल गया कि क्या बोलते हैं, अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व नहीं कर पा रहे तो एडिशनल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। कैसे होगी एडिशनल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट? चलो, अब यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स की। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, अब इसमें मैं एक यहाँ पर फिक्स बीम बना देता हूँ, समझने के लिए बताया जा रहा है सर, ठीक है। वरना इसके एग्जाम्पल आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देख चुके थे। फिक्स बीम था, नॉब्ड कैंटिलीवर था, और एक था कॉन्टिन्यूअस। क्लियर पार्टी वाला, ठीक है। वहां पे हमने देख लिए थे, इसमें फर्स्ट वाला फिक्स है, सेकंड प्रॉब्ड कैंटिलीवर दैट इज फिक्स, दैट इज प्रॉब्ड कैंटिलीवर, दैट इज कॉन्टिन्यूअस। क्लियर पार्टी वाला। चलिए, अब हमें देखना है डिटरमिनेट स्ट्रक्चर का मतलब क्या था। हमने डेफिनेशन पढ़ी कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से इन्हें सॉल्व नहीं करा जा सकता। तो क्या मतलब है? अब ये 2D स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है? टोटल इक्विलिब्रियम, टोटल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस मेरे पास कितनी है? दैट इज 3, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0, हॉरिजॉन्टल 0 और मोमेंट 0। बट इसमें अननोन्स कितने हैं वो देखने की बात है। एक तो वर्टिकल रिएक्शन निकालनी पड़ेगी V1, एक वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पर V2 निकालनी पड़ेगी, एक कोई ना कोई मूवमेंट होगा और एक कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा। सेम एज इट इज यहाँ पर भी कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा और कोई ना कोई एक मूवमेंट होगा। तो टोटल कितनी चीजें निकालनी पड़ेगी अगर मुझे सारी फोर्सेस और मूवमेंट निकालनी पड़ेगी? तो मतलब अननोन्स कितने हैं मेरे पास जो मुझे निकालने हैं? वो है 6। कौन कौन से? V1, V2। अगर मैं M1 M2 नाम दे दूं और H1 H2 दे दूं, तो M1 M2 और H1 H2, 6 चीजें निकालनी। अब 6 चीजें निकालने के लिए भैया 2 मिनट पहले ही तो बताया था कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी? 3। हमारे पास कितनी, सॉरी, 6 अननोन्स निकालने के लिए 6 इक्वेशन चाहिए होंगी। हमारे पास कितनी इक्वेशन पड़ी हुई है? कितनी इक्वेशन है भैया ये? हमारे पास इक्वेशन है 3। तो कितनी एडिशनल इक्वेशन रिक्वायरमेंट हो गई इक्विलिब्रियम के अलावा? एडिशनल इक्वेशन रिक्वायर्ड, कितनी इक्वेशन रिक्वायर्ड होंगी? दैट इज 6 - 3। मतलब 3 तो मेरे पास इक्विलिब्रियम है और 3 मुझे एडिशनल इक्वेशन चाहिए। 3 इक्विलिब्रियम है और 3 मुझे एडिशनल इक्वेशन चाहिए। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि इस स्ट्रक्चर को मैं सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकता, मुझे एडिशनल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। इन्हीं एडिशनल इक्वेशंस को एक नाम दिया गया, इसे बोलते हैं
कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। और ये कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हम कई बार पढ़ चुके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। एक पढ़ा था हमने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में, एक पढ़ा था बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स में, और एक पढ़ा था टॉर्जन के अंदर। क्लियर है पार्टी वाला? और सब में कंपैटिबिलिटी अलग अलग थी। जैसे कि स्ट्रेस स्ट्रेन में क्या था, चेंज इन लेंथ बराबर कर दो दोनों मेंबर्स की। बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम में क्या था, चेंज इन कर्वेचर बराबर कर दो, 1/r1 इक्वल टू 1/r2। नहीं ध्यान आया तो रिवाइज करो। और टॉर्जन में क्या था, चेंज इन एंगल बराबर कर दो। क्लियर है पार्टी वाला? तो इन्हीं एडिशनल इक्वेशंस को बोला गया कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, और ये वेरी करती हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। क्लियर है पार्टी वाला? अगला पॉइंट देखते हैं। अब ये पार्ट तो समझ में आ गया ना कि इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स को इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व नहीं करा जा सकता, इसके लिए एडिशनल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट भी होगी। क्लियर है पार्टी वाला? ठीक है, चलिए। इन दिस केस एडिशनल इक्वेशन इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज द स्ट्रक्चर। एडिशनल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, और ये एडिशनल इक्वेशन होती कौन सी है, ये होती है कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है, बोथ इक्विलिब्रियम एंड कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज द इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। दोनों की ही रिक्वायरमेंट होती है, ये तो हमने देख लिया। जबकि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स में क्या था, वहां पर था कि सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन की रिक्वायरमेंट से मैं सारी की सारी फोर्सेस और मूवमेंट्स कैलकुलेट कर लेता था। अब ये कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की होती क्या है, ठीक है, और ये कैसे कैलकुलेट करी जाती है, तो इसे देखते हैं। इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय रिलेटिंग द अप्लाइड लोड एंड रिएक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट और स्लोप्स नॉन एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रक्चर। मैं लोड और रिएक्शन को डिटरमाइन करता हूं क्या मान करके, कि डिस्प्लेसमेंट और स्लोप को डिफरेंट पॉइंट्स पर मेजर करके। वही तो करा, चेंज इन लेंथ पहली बार के लिए निकाली और दूसरी बार के लिए निकाली, और दोनों को बराबर कर दिया। टॉर्जन में पहले वाले मेंबर पे स्लोप निकाला और दूसरे वाले पे निकाला, और दोनों को बराबर कर दिया। क्लियर है पार्टी वाला? तो कंपैटिबिलिटी तो चेंज होती रहती है। क्लियर है पार्टी वाला? तो अब तक हमने बेसिक डेफिनेशन देखी थी, स्ट्रक्चर की देखी, इक्विलिब्रियम इक्वेशन किसमें कितनी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स होती क्या है। क्लियर है पार्टी वाला? अगले पार्ट में पढ़ेंगे हम कि ये इनडिटरमिनेसी निकालते कैसे हैं। मैं आपको एक कमाल की चीज बताता हूं, नंबर ऑफ कंपैटिबिलिटी कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस यही होती है ना, कितनी एडिशनल इक्वेशन चाहिए, इसे ही बोला जाता है इनडिटरमिनेसी इनडिटरमिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर। दोबारा समझो, जब तक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से मैं चीजें निकाल पा रहा था, तब तक ऐसी स्ट्रक्चर्स को डिटरमिनेट बोला जा रहा था, क्योंकि किसी भी एडिशनल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट तो थी ही नहीं। पर जैसे ही मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट नहीं कर पाया, मतलब मुझे एडिशनल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी, इन इक्वेशंस को मैंने नाम दिया कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस। तो ऐसी स्ट्रक्चर्स को बोला गया इनडिटरमिनेसी या इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर इनडिटरमिनेट हुई क्यों, क्योंकि मुझे एडिशनल कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ गई। तो जितनी नंबर ऑफ इक्वेशन रिक्वायर पड़ी एडिशनल, उसे ही बोला जाता है इनडिटरमिनेसी ऑफ अ स्ट्रक्चर। अब ये जो इनडिटरमिनेसी है,
ये जो इनडिटरमिनेसी है ये दो तरह की होती हैं। एक होती है स्टैटिक, और दूसरी होती है हमारी काइनेमेटिक। स्टैटिक को हम बोलते हैं डीएस और काइनेमेटिक को बोलते हैं डीके। क्लियर है पार्ट A1? अब ये एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है। मतलब अगर मैं स्टैटिक को लिखूं तो दैट इज इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। अब कैसे निकालते हैं वो एक अलग मैटर है। अब तक मुझे सिर्फ इतना पता चल गया कि जितनी इक्विलिब्रियम को छोड़ करके एडिशनल इक्वेशन रिक्वायरमेंट होगी वही मेरी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी या काइनेमेटिक उसी के बेसिस पे मैं निकाल लूंगा। ठीक है, अब तक मैंने इंडिटरमिनेसी का मतलब समझा है सिर्फ कि भाई एडिशनल इक्वेशन इक्विलिब्रियम को छोड़ के जो भी है वो इंडिटरमिनेसी ही है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर फिक्स पर 3 निकालनी है, यहां पर 2, टोटल अननोन कितनी हो गई? 5। इक्वेशन कितनी है इक्विलिब्रियम? 3। एडिशनल कितनी रिक्वायर्ड हो गई? 2। तो ही यही इसकी डिटर्मिनेसी हो गई। समझ गए पार्टी वाला? अब ये इनडिटर्मिनेसी हमें 3 तरह के मेंबर्स में कैलकुलेट करनी है। एक बीम्स में, क्लियर है, एक फ्रेम्स में और एक ब्रशेज में। समझ गए इस पार्ट को? दूसरी चीज, ये तो इनडिटर्मिनेसी निकालने के लिए हुई। दूसरा पार्ट जो अगले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, तो मैं बेसिक सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, उसे बोलते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन इनडिटर्मिनेसी। इनडिटर्मिनेसी के बेसिस पर स्ट्रक्चर के अंदर स्टेबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? अब ये स्टेबिलिटी भी हम बीम्स के अंदर भी कैलकुलेट करेंगे, फ्रेम्स के अंदर भी और ब्रशेस के अंदर भी। क्लियर है? अब इस पार्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? चलो स्टेबिलिटी तो मैं निकाल लूंगा। मैं मान के चलता हूं कि जैसे कि ये फिक्स बीम था, मैं तो सिग्निफिकेंस समझाना चाह रहा हूं सिर्फ अब आपको। मुझे यहां पर 3 चीजें निकालनी थी, यहां पर 3 चीजें निकालनी थी, तो अननोन्स कितने हो गए थे मेरे पास? इजिकल टू 3, अननोन इजिकल टू 6। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन वो कितनी हो गई थी? 3। तो एडिशनल इक्वेशन या इनडिटर्मिनेसी या कंपैटिबिलिटी, एडिशनल इक्वेशन, इनडिटर्मिनेसी या कंपैटिबिलिटी, कितनी इक्वेशन और रिक्वायरमेंट हो गई? 3। अब ये सोच के देखो कि कैसे भी करके अगर मैंने यहां पर 3 चीजें निकाल ली, मैंने मान लिया यहां पर कोई V1 फोर्स है जो कि 40 किलो न्यूटन है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो कि 10 किलो न्यूटन है, और एक मूवमेंट लग रहा है जो कि 30 किलो न्यूटन मीटर लग रहा है। अब मैं जाऊंगा आरसीसी में और उसे डिजाइन करूंगा। जब मैं डिजाइन करूंगा तो मैं एक ऐसा सेक्शन डिजाइन करूंगा जो 30 किलो न्यूटन मीटर को मूवमेंट को कैलकुलेट कर ले या कैरी कर ले, 40 किलो न्यूटन फोर्स को कैरी कर ले इजीली और फेल ना हो, और 10 किलो न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स को भी कैरी कर ले। क्यों? क्योंकि मैंने ये वाली 3 चीजें निकाली नहीं। पता चला कि यहाँ पर जो मूवमेंट आ रहा है वो 60 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है, यहाँ पर जो वर्टिकल फोर्स आ रहा है वो 70 किलो न्यूटन आ रहा है। आपने डिजाइन कर दिया 40 किलो के बेसिस पर, आपने डिजाइन कर दिया 30 किलो के बेसिस पर, और मैंने एक बीम को बना के ऐसे खड़ा कर दिया। ठीक है, और ये फिक्स था इधर से इधर से। अब इस पर लोड लग गया,
अब लोड लगने की वजह से जो शियर फोर्स डेवलप हुआ वो 70 किलो न्यूटन आ गया दूसरे एंड पर। तो क्या होगा, ए एंड तो सेफ रहेगा, पर इस पॉइंट पर जो बी पॉइंट होगा वो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो ऐसा क्रॉस सेक्शन दे दिया, इतना एरिया दे दिया जो 40 किलो को इजीली कैरी कर ले, पर लग 70 गया। सेम एज इट इज, आपने बेंडिंग के लिए डिजाइन करा, वो स्टील बार प्रोवाइड कर दी 30 किलो न्यूटन मीटर के बेसिस पर, इतने मूवमेंट को रजिस्ट कर ले वो बार। पर एक्चुअल में पता चला कि घर बनाने के बाद मूवमेंट लग गया 60 किलो न्यूटन मीटर दुगना। तो स्ट्रक्चर ऐसी सिचुएशन में कोलैप्स कर जाएगा। तो इसे अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक स्ट्रक्चर में कितनी फोर्सेस और मूवमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, उनकी क्या क्या वैल्यूज है वो निकालनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कितने नंबर ऑफ अननोन है। अननोन में से इक्विलिब्रियम इक्वेशन माइनस कर दूंगा, फिर मैं ढूंढूंगा वो 3 इक्वेशन जो कि इंडिटरमिनेसी थी। जब मुझे 6 इक्वेशन मिल जाएगी, मैं इन अननोन्स को सॉल्व कर लूंगा। क्लियर पार्टी वाला, सॉल्व कर लूंगा मतलब वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, जो कि आगे के चैप्टर्स में करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर में काम क्या है कि हमें तो ये इनडिटरमिनेसी या इंडिटरमिनेट इसे कितने की है, इनडिटरमिनेसी कितने की है, या एडिशनल इक्वेशन कितनी रिक्वायरमेंट है वो पता करनी है। एक बार ये पता चल जाए तो टोटल इक्वेशन मेरे पास उतनी ही हो जाएंगी जितने अननोन होंगे। सॉल्व करके आंसर निकाल लूंगा, सारे एम कैलकुलेट कर लूंगा, सारी वर्टिकल फोर्स और सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स। जब सब पता चल गया तो फिर डिजाइनिंग करूंगा जो मैक्सिमम मूवमेंट होगा और मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा। ये एस्पेक्ट होता है इस चैप्टर को पढ़ने का और स्ट्रक्चर एनालिसिस को पढ़ने का। यही सब चीजें हमने सोम में भी करी थी, वहां पे भी फोर्सेस और मूवमेंट निकाले थे, बट वहां पर डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के कैलकुलेट करे थे हमने। क्लियर पार्टी वाला, मेरे हिसाब से आपको अब बेसिक फंडामेंटल समझ में आ गए होंगे। इस चैप्टर में हमने टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देखे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन देखी, और डिटरमिनेसी और डिटरमिनेसी होती क्या चीज है वो देखी। क्लियर पार्टी वाला, तो दोस्तों इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे और रिवाइज कर रहे हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, कि हम अब इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करते हैं।